हेलो स्टूडेंट्स, सो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 बुक 1। और इसके अंदर हम एक वीडियो बना चुके हैं पहले भी, और सेकंड वीडियो इस चैप्टर की, और जिसके अंदर हम करने वाले हैं आज यूरोपियन यूनियन, या फिर कहते हैं इसको यूरोपीय संघ। अब यूरोपीय संघ मतलब कि यूरोप की कुछ कंट्रियों ने मिलकर अपने आप को एक नाम दिया है कि हम सब एक हैं और हमारा नाम होगा यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन कैसे बना, इसको स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहले आया इसके अंदर एक मार्शल प्लान। अब ये मार्शल प्लान क्या था? इसमें अमेरिका ने यूरोप की कंट्रियों की हेल्प करी, इकोनॉमिक हेल्प, आर्थिक रूप से मदद, कि हम तुम्हें पैसे देंगे ताकि तुम क्या हो सको, डेवलप कर सको। ठीक है, तो ये मार्शल प्लान अगर तुमसे पूछता है तो बिल्कुल सिंपल वे में बताना कि अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज को इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड कराई थी थ्रू मार्शल प्लान। और जिसके बाद 1948 में EECO की स्थापना की गई, स्टैब्लिश करा गया। अब ये EECO क्या है? यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि यूरोप की इकोनॉमीज एक दूसरे को कोऑपरेट करके एक संस्था बनाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगी। और ये किस प्लान के थ्रू स्टैब्लिश करा गया? मार्शल प्लान के थ्रू। मतलब अमेरिका की अंडर कंसिडरेशन के अंदर ही EECO बनाया गया है। और इसके बाद अमेरिका ने यूरोप की कंट्रियों को काफ़ी सारा पैसा देना चालू करा, जिससे वो धीरे धीरे अपने आप को स्टैब्लिश करके डेवलप कर पाए। और इसके बाद आया नेक्स्ट पॉइंट, हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहली स्टेज क्या थी हमारी? मार्शल प्लान के थ्रू क्या बनाना? EECO, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, ठीक है, या फिर यूरोपियन यूनियन कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके बाद 6 कंट्रियों ने, 6 देशों ने 1957 के अंदर, कौन कौन सी कंट्री? फ्रांस, वेस्टर्न जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग। अब इन 6 कंट्रियों ने मिलकर बोला कि भाई हम अपने आप को एक कम्युनिटी डिक्लेयर कर रहे हैं, हम अपने आप को एक समुदाय डिक्लेयर कर रहे हैं। कौन सा? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, और साथ में यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। मतलब और हमारे पास क्या है? हमारे पास एटॉमिक एनर्जी के संसाधन भी हो, रिसोर्सेज भी हो कि हम एटॉमिक रूप से एनर्जी बनाएं, तो हम यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी की स्टैब्लिशमेंट करते हैं। तो इन दोनों को स्टैब्लिश करा इन्होंने। ये कौन सा था? सेकंड स्टेज। अब इसका मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज आपस में कंबाइंड हो रही हैं, यूनाइट हो रही हैं। और इन दोनों के बाद जून 1979 में स्टैब्लिश करा गया EEC ने यूरोपियन पार्लियामेंट को, इसको स्टैब्लिश कर दिया यूरोपियन पार्लियामेंट। मतलब अब यूरोप क्या कह रहा है कि अब हम सिंगल कंट्री नहीं है, अब हमारे पास एक सिंगल पार्लियामेंट होगी जो यूरोप के सभी मैटर्स को सॉल्व आउट करेगी। तुम्हें पता होगा शायद कि यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्री और सबकी करेंसी एक है, यूरो। यूरोप के अंदर एक करेंसी चलती है, इसका नाम है यूरो। तो इस बात से पता चलता है कि यूरोपियन यूनियन क्या है? एक तरह से सारी कंट्री को यूनाइट करने वाली एक संस्था है। तो यूरोपियन पार्लियामेंट बनी, और यूरोपियन पार्लियामेंट ने पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर कानून बनाना चालू कर दिया पूरे यूरोप के लिए। और जब पूरे यूरोप के लिए कानून बनाना चालू करा, तो ये अपने आप को एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी समझना चालू कर देते हैं, और फिर एक ट्रीटी करते हैं। ये कौन सी? 7 फरवरी 1992 के अंदर ट्रीटी maastricht। अब maastricht की संधि के थ्रू ये अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, अपना एक नाम देते हैं यूरोपियन यूनियन, EU। यूरोपीय संघ का क्या दे दिया इन्होंने अपने आप को? नाम। और आज के समय पर एट प्रेजेंट इसके अंदर 27 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, और ये सिर्फ यूरोप की ही कंट्री हैं, यूरोप के बाहर की कंट्रियां नहीं है। तो ये थी हमारी एक डिटेल स्टडी यूरोपियन यूनियन की स्टैब्लिशमेंट के ऊपर। और अभी यहाँ पर यूरोपियन यूनियन खत्म नहीं हुआ, ये तो सिर्फ इसके MCQs के लिए टर्म्स है कि अगर तुमसे पूछ ले EECO क्या है, EEC क्या है, यूरोपियन पार्लियामेंट क्या है, कितने मेंबर्स हैं इसके अंदर, कौन सी ट्रीटी से ये बनी, तो हमें पता होना चाहिए। मार्शल प्लान, जिससे अमेरिका ने हेल्प करा, EECO बनाया इन्होंने अपने आप को, EEC बनाया, और इसके बाद maastricht ट्रीटी, यूरोपियन पार्लियामेंट, और ये एक इंडिपेंडेंट संस्था बनी हुई है। और आज के समय पर हम जानते हैं अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री का क्लेम करता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमी है
वो अमेरिका से भी ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो और आगे डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास है एक नोट कि यूरोपियन यूनियन के अंदर इंग्लैंड या फिर जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं वो भी उसका एक पार्ट था स्टार्टिंग में, लेकिन 2016 के अंदर इंग्लैंड ने अपने आप को इससे क्या कर लिया अलग, थ्रू अ रेफरेंडम। उन्होंने एक जनमत कराया, लोगों से बोला अपने कंट्री के लोगों से कि आप यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहना चाहते हैं या नहीं, तो लोगों ने मना कर दिया और यूरोपियन यूनियन से इंग्लैंड क्या हो गया, बाहर। तो याद रख सकते हो कि 2016 के अंदर यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन। चलो आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ईयू। यूरोपियन यूनियन बनाने के क्या उद्देश्य रहे? पहला, टू फॉर्म यूनिफॉर्म फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। देखो, यूनिफॉर्म पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि मान लो इंडिया का एग्जांपल लें अगर, तो इंडिया अपने आसपास के देशों से किस तरह के संबंध बनाना चाहता है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये इंडिया के बाउंड्री बनाने वाली कंट्रीज हैं। और कुछ ऐसी कंट्री जो बाउंड्री नहीं बनाती, दूर रहती है, तो उन कंट्रियों के साथ और बाउंड्री वाली कंट्रियों के साथ किस तरह का रिलेशन इंडिया मेंटेन करता है, वो कहलाएगी हमारी फॉरेन पॉलिसी। और उनके साथ हम सिक्योरिटी के मामले में, अपनी सुरक्षा के मामले में कितनी सेना लगाते हैं या बातचीत करके किसी चीज़ का समाधान करते हैं, वो कहलाएगी हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी। तो इसी तरह से यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी एक जैसी बन सके सारी यूरोपियन कंट्रीज़ की, इसलिए इन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाना चाहा। ये एक दूसरे को जस्टिस के मामले में कोऑपरेट कर सके। अगर मान लो यूरोप के अंदर ही अगर कुछ कंट्री आपस में लड़ रही हैं और उनको न्याय चाहिए, तो कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो यूरोप की दोनों कंट्रियों को न्याय दे सके। अगर मान लो फ्रांस की और बेल्जियम की दोनों की आपस में किसी बात पर डिस्प्यूट है, तो सुलझाने के लिए कोई तो होना चाहिए उसके ऊपर, तो वो यूरोपियन यूनियन बनेगी। और इंटरनल इश्यूज, मतलब अगर जस्टिस हो या इंटरनल इशू मतलब आपसी मुद्दे या फिर न्याय। प्रमोट यूज ऑफ सिंगल करेंसी, ये प्रमोट करते हैं कि हम एक ही करेंसी को फॉलो करें। अगर एक बहुत बड़ी संस्था, बहुत बड़ी जगह सिंगल करेंसी को फॉलो करती है, तो उनके बीच में ट्रेड बढ़ता है, ट्रेड ग्रो करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। क्योंकि सिंगल करेंसी के अंदर जब एक बहुत सारे स्टेट्स आपस में ट्रेड करेंगे, तो लोगों को आसानी होगी एक्सचेंज करने में गुड्स को। मूवमेंट विदाउट वीज़ा। अच्छा, तुम एक बात जानते हो कि इंडिया और नेपाल के बीच में अगर तुम आते जाते हो तो तुम्हें वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वहीं तुम पाकिस्तान जाते हो तो वीज़ा चाहिए। इसका मतलब कि यूरोप ने क्या बोला कि यूरोपियन कंट्रीज, अगर फ्रांस से तुम बेल्जियम जाते हो या फिर जर्मनी जाते हो आगे वहाँ से, तो तुम्हें अगर यूरोपियन यूनियन नहीं होता तो तुम्हें वीज़ा लगता, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन अभी इन्होंने क्या करा, यूरोपियन यूनियन की वजह से इन्होंने बोला हमारे बीच में कोई वीज़ा नहीं लगेगा। इसका मतलब तुम यूरोप की एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बहुत आसानी से जा सकते हो। तो अगर आसानी से जा सकते हो तो ट्रेड भी कर सकते हो, तो फायदा होगा वहां के लोगों के लिए। नहीं तो यूरोपियन यूनियन उनके लिए चारों बातों के लिए फायदा देता है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। अब इसके फीचर्स देखो, यूरोपियन यूनियन की जो शुरुआत हुई थी वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हुई थी, आर्थिक संस्था के रूप में, कि पैसों से एक दूसरे को मदद करेंगे। लेकिन उन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट बनाने के बाद एक राजनीतिक रूप ले लिया, पॉलिटिकल रूप ले लिया। अब वो एक दूसरे के कानून भी डिसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे की राजनीति भी डिसाइड कर रहे हैं। जाइंट नेशन स्टेट, अब है तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको कंट्री का ग्रुप है, लेकिन ये काम किसकी तरह करती है, एक कंट्री की तरह काम करती है। जैसे कंट्री काम करती है ना, ये अपने आप को कंट्री के रूप में रखकर एक काम करती है कि सारे देश इसकी बात मानते हैं, आप इसी मेंबर्स। इसका अपना खुद का एक झंडा है, अपना खुद का एक नेशनल सॉन्ग है, फाउंडेशन डे बनाते हैं अपना जिस दिन बनाया गया इनको, और अपनी खुद की करेंसी है इनके पास। इट इज फॉर्म्ड शेयर्ड फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी टू मेक गुड रिलेशन विद इंटरनेशनल कंट्रीज। तो इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय या फिर अंतरराष्ट्रीय देशों से अपने संबंध सुधारने के लिए इन्होंने कैसी बनाई, शेयर्ड पॉलिसी, शेयर्ड फॉरेन पॉलिसी। शेयर्ड फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है, जैसे हमने नेपाल के साथ बना रखी है शेयर्ड फॉरेन पॉलिसी कि भैया हम आपस में डील करेंगे तो बीच में हम वीज़ा नहीं लगाते, ये एक तरह की फॉरेन पॉलिसी है हमारी। तो ऐसे ही इन्होंने आपस में कुछ कंट्रियों के साथ शेयर्ड फॉरेन पॉलिसी अपना रखी कि जो नीति हम अपनाएंगे वही नीति वो अपनाएंगे। और सिक्योरिटी के मामले में भी इसके फ्लैग के अंदर क्या देखने को मिलेगा हमें, 12 गोल्डन स्टार, 12 गोल्डन स्टार। और ये 12 गोल्डन स्टार एक सर्कल के रूप में, एक गोले के रूप में, और एक किस चीज को डिनोट करते हैं, वहां के लोगों की
कंप्लीटनेस कि वो कंप्लीट है, संपूर्ण है, सफिशिएंसी वो किसी के मोहताज नहीं है, उनके पास जितना चाहिए वो खुद बना लेते हैं, यूनिटी उनकी एकता, और फ्रेटर्निटी उनका भाईचारा या फिर आपस का मेल मिलाप। तो ये सारी चीजों का झंडा डिनोट करता है 12 गोल्डन स्टार से। तो ये क्वेश्चन बन सकता है अच्छा खासा 1 या 2 नंबर के लिए कि यूरोपियन यूनियन के झंडे के अंदर 12 स्टार किस चीज को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये यूरोपियन यूनियन से जुड़ा हुआ काफी अच्छा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। और इसके बाद हम जो करेंगे वो करेंगे कि यूरोपियन यूनियन इतना ताकतवर क्यों है और यूरोपियन यूनियन की कमियां क्या हैं। ठीक है, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।